नया विषय, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को लेकर एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन स्टूडेंटों के साथ समस्या ये होती है कि वो इतिहास इतना बड़ा और इतना लेंदी है कि वो ना तो उसको याद रख पाते हैं और उसकी डेट्स जो एग्जाम्स में ईयर्स जो आते हैं उनको याद नहीं रख पाते। तो आज उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे और आपके दिमाग में एक इतिहास का, भारतीय इतिहास का एक ओवरव्यू खींचने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर माइंड के अंदर हो जाए। जैसे ही आप कोई बात करो, आपसे कोई बात करे भारत के इतिहास के विषय में, तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर आ जानी चाहिए। भारत के इतिहास का मतलब यहां से लेकर ये व्यवस्था चली आ रही है, कंटिन्यू एक क्रमबद्धता आपको मोटी मोटी दिखाई दे। यही उद्देश्य इस क्लास का, एक ओवरव्यू आपको पूरे के पूरे भारतीय इतिहास को देने की कोशिश है। आपके एग्जाम के लिए आपको याद करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, बात करें भारत का इतिहास, तो आप सामान्य तौर पर पढ़ते हो भारत का जो इतिहास है या विश्व जो भी इतिहास है, उस इतिहास को हम, प्रारंभिक इतिहास को हम प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो वहीं से अपने स्टार्ट करते हैं कि भारत का इतिहास, इसकी प्रारंभिक जो डेट लाइन है वहां से इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसा मानव जिसे हम आदि मानव के नाम से जानते थे। आदि मानव यानी कि ऐसा मानव जो अब तक अपनी बुद्धि को विकसित नहीं कर सका था, बुद्धि से सोच नहीं सकता था, सिर्फ जंगलों में जानवरों के तरह से रहा करता था। उसमें कुछ अंश आपको इंसान के दिखाई देंगे, लेकिन इंसान की प्रारंभिक अवस्था, बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था को आदि मानव के नाम से जाना जाता है। यहीं से व्यक्ति का या भारतीय इतिहास का या विश्व इतिहास को प्रारंभ किया जाता है आदि मानव से। जब आदि मानव की बात करेंगे तो आदि मानव का विकास आपको देखने को मिलेगा जिसे कहा जाएगा ज्ञानी मानव। आदि मानव से मानव का विकास हुआ और इसे नाम दिया गया ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव का मतलब वो मानव जिसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया गया। ज्ञानी मानव को साइंस की लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। होमो सेपियंस। आज हम भी जिस रूप में है, हमें क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस। तो हमारा जब विकास प्रारंभ हुआ तो विकास की प्रारंभिक हमारी अवस्था को ज्ञानी मानव के नाम से जाना, होमो सेपियंस। अब इस होमो सेपियंस का उदय कब हुआ, क्या हुआ? होमो सेपियंस को समझिएगा। होमो सेपियंस का मतलब वो मानव जिसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इस होमो सेपियंस ज्ञानी मानव के बारे में कहा जाता है कि इसका विकास पाषाण काल में, इसका विकास पाषाण काल में माना जाता है। समझ में आ गई बात? अब पाषाण काल का मतलब क्या है? तो पाषाण काल, स्टोन एज, पाषाण काल का मतलब वही है, वही काल जिसमें किसकी प्रमुखता थी? पत्थरों की। यानी कि सब कुछ जो जानकारी हमें मिल रही है वो पत्थरों से मिल रही है। पत्थर के हथियार, पत्थर का सामान, जो कुछ भी था वो पत्थरों से निर्मित था। इसलिए हम उस काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। और कहते हैं इसी पाषाण काल के अंदर आज का जो मानव है उसका विकास प्रारंभ होता है, जिसे ज्ञानी मानव के रूप में जाना जाता है। ऐसा मानव जिसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो ज्ञानी मानव का उदय पाषाण काल में हुआ। इसी काल के अंदर ज्ञानी मानव के साथ साथ पाषाण काल में अग्नि की खोज की गई। अग्नि की खोज की गई प्रारंभिक अवस्था में। किसमें? अग्नि की प्रारंभिक अवस्था में पाषाण काल में खोज की गई, लेकिन अग्नि का प्रयोग करना उसने धीरे धीरे आगे सीखा। इसकी प्रारंभिक अवस्था में, ज्ञानी की प्रारंभिक अवस्था में मानव जो था वो क्या करता था? घुमेंतु था। एक जगह से दूसरी जगह तक घूमता रहता था, इधर से उधर जाता रहता था। किसी प्रकार का स्थायी निवास नहीं था और किसी भी प्रकार का वो प्रोडक्शन भी नहीं करता था।
यानी कि सब कुछ जो बाय डिफॉल्ट उसको मिलता था उसको उपयोग करता था खाने के रूप में, लेकिन अपनी तरफ से किसी भी प्रकार को कोई प्रोडक्शन कोई उत्पादन नहीं करता था। तो कहीं ना कहीं मानव उस समय कैसा था, कहीं ना कहीं वो किस प्रकार का था कि वो प्रोडक्शन नहीं करता था, केवल और केवल क्या करता था, वो उपभोक्ता था। एक प्रकार से कंज्यूमर था, सिर्फ क्या करता था, यूज करना जानता था, उत्पादन करना नहीं जानता था। इसी ज्ञान मानव इसी काल के अंदर, इसी पाषाण काल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पाषाण काल के अंदर ही ज्ञानी मानव का उदय होता है। इसी पाषाण काल के अंदर ही अग्नि की खोज होती है। इसी पाषाण काल के अंदर घुमेंतु होता है। इसी पाषाण काल के अंदर वह पशुपालन करना सीखता है। पशुपालन करना प्रारंभ करता है। समझ में आई कि किस प्रकार से पशुओं को पाला जाएगा, पशुओं का किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा। प्रारंभिक जानकारी हमें मिलते हैं कि सबसे पहले उसने कुत्ते को पालना सीखा। ये प्रारंभिक जानकारी के स्रोत हमें मिलते हैं। पशुपालन, पशुपालन के अलावा उसने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। बलूचिस्तान मेहरगढ़ से कहीं ना कहीं कृषि के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान से आपको कहीं ना कहीं कृषि के उत्पादन करने के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो कृषि करना, अब वो जब कृषि करना प्रारंभ कर दिया तो वो जो अब तक घूमता था उसने घूमने की जगह अपने आप को स्थायी निवास करना प्रारंभ कर दिया। तो कहीं ना कहीं उसका जीवन कैसा हो गया, स्थायी निवास वाला जीवन आपको देखने को मिले। ये पूरे पाषाण काल की जानकारी है। पाषाण काल को कई भागों में बांटा सकता है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर पूर्व पाषाण काल को भी 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो पाषाण काल जब भी आपके दिमाग में एक चीज आए तो पाषाण काल का मतलब जहां पर ज्ञानी मानव का उदय हुआ, होमोसेपियंस का उदय। पहली बात, होमोसेपियंस का उदय हुआ तो होमोसेपियंस क्या था, घुमेंतु था, घूमता था, किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं करता था। कृषि करना उसने प्रारंभ कर दिया। जब कृषि करना प्रारंभ कर दिया तो यहां पर धीरे धीरे उसका विकास हुआ, कृषि के साथ साथ स्थायी जीवन, और उसने चाक का प्रयोग करना पड़ा, चाक का आविष्कार किया। चाक गोला, और गोले का मतलब यहां पर हम कहते हैं पहिया। आधुनिक युग में इसका नाम क्या है, पहिया। तो चाक का आविष्कार कर दिया। ठीक है, अग्नि की खोज प्रारंभिक अवस्था में अग्नि का खोज कर दी, लेकिन अंतरिम अवस्था में पाषाण काल में उसने अग्नि का प्रयोग करना भी क्या कर लिया, सीख लिया। अब वो अग्नि का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए करता है। ठीक है, अब अग्नि का प्रयोग वो जो मांस खाता था उसको पकाकर करने लगा, कच्चे की जगह पक्का करने लगा। धीरे धीरे पाषाण काल, प्रारंभिक अवस्था, ऐसी अवस्था जिसके अंदर मानव कैसा था, ज्ञानी मानव तो था लेकिन घूमता रहता था, स्थायी जीवन नहीं था, किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं था, पेड़ों पर रहता था, वस्त्रों को प्रयोग की जगह पेड़ों का इस्तेमाल। धीरे धीरे उसने फिर पशुपालन करना प्रारंभ किया, धीरे धीरे उसने कृषि करना प्रारंभ किया, जो अग्नि थी उसका प्रयोग करना प्रारंभ किया, चाक का आविष्कार करना प्रारंभ किया, उसके स्थायी जीवन। तो कहीं ना कहीं उसके पाषाण काल जो था धीरे धीरे पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण, और मध्य पाषाण से नव पाषाण तक आकर उसने काफी कुछ अपना सीख लिया था। लेकिन इस पाषाण काल की जो खासियत थी, इस पाषाण काल के बारे में एक चीज आपके दिमाग में रखनी है कि इस पाषाण काल के अंदर ना तो लेखन हुआ, और जब लेखन ही नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है, पठन नहीं होगा। लेखन और पठन नहीं होगा। जब लेखन और पठन ही नहीं होगा तो इस इतिहास को कहा जाता है प्रागैतिहासिक का। प्रागैतिहासिक का एक तरीके से प्री हिस्ट्री। ऐसा काल जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लेखन नहीं हुआ, और जब लेखन ही नहीं हुआ तो उसका पठन नहीं हुआ। पाषाण काल भी इसको कह देते हैं। पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है केवल और केवल जो पत्थर थे वही साक्ष्य थे। चोपर चापिंग संस्कृति के नाम से जाते हैं। पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। हैंडेक्स, पत्थर से निर्मित कुल्हाड़ी धीरे धीरे मिलने लगी। दक्षिण भारत के अंदर, तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मद्रास के अंदर, अतीर पक्कम के अंदर, इस तरीके से पल्लवरम के अंदर इस प्रकार से आपको हथियार देखने को मिलेंगे। लेकिन वो किस तरीके से, पत्थर के थे। यानी कि यहां की जानकारी का स्रोत केवल और केवल पत्थर है।
इसलिए इसे हम पाषाण काल भी कह सकते हैं और इसी को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लेखन नहीं हुआ, केवल पत्थरों के आधार पर हम इस काल की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पाषाण काल, ठीक है, तो बेसिक जानकारी आदि मानव से ज्ञानी मानव, ज्ञानी मानव की जानकारी पाषाण काल में मिलती है। पाषाण काल की कुछ विशेषताएं मैंने आपको कहा इतिहास का हम ओवरव्यू ले रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं, फुल बेसिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर तैयार हो। जब ज्ञानी मानव हुआ, स्थायी जीवन हुआ, तो ज्ञानी मानव ने धीरे धीरे अपने आप को विकसित करने की कोशिश की और वो कहीं ना कहीं आपको कैसा बनना दिखाई दिया, वो सभ्य बनना दिखाई दिया। उसने सभ्य बनना प्रारंभ किया। जब उसने सभ्य बनना प्रारंभ किया तो कहीं ना कहीं विकास किसका हुआ? सभ्यता का। सभ्यता का विकास हुआ। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू किया। जिस तरीके से पहले वो रहता था उस तरीके से उसने अपने आप में परिवर्तन करना किया। कहीं ना कहीं उसके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ सिविलाइजेशन होना लगा, यानी कि कहीं ना कहीं उसने अपने जीवन में कुछ ना कुछ सुधार करना प्रारंभ किया, चाहे रहने के तरीके से हो, खाने के तरीके से हो, किसी और अन्य तरीके से भी हो। तो उसने अपने आप के जीवन में कुछ परिवर्तन करना प्रारंभ किया। उस परिवर्तन को, उस ज्ञानी मानव के उस परिवर्तन को ही नाम देते हैं हम सभ्यता। सभ्यता यानी कि मनुष्य ने सभ्य होना सीख लिया, किस तरीके से रहा जा सकता वो रहना सीख लिया और उसे ही कहा गया सभ्यता का विकास। अब जब ये सभ्यता का विकास हुआ तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ? तो इस सभ्यता के अंदर ध्यान रखिएगा, इसमें लेखन तो हुआ लेकिन पठन नहीं हुआ। लेखन तो हुआ यानी कि आज की तारीख में यहां पर इस सभ्यता के लिए लेखन के प्रयोग, लेखन दिखता है दीवारों पर चित्राक्षर के रूप में। आपको कहीं ना कहीं दीवारों, पत्थरों पर बड़ी बड़ी सी अंकन दिखाई देंगे, चित्रों के रूप में अक्षर दिखाई देंगे। वो लिखे तो गए थे लेकिन वो किस भाषा में, किस लिपि में लिखे गए इसकी हमको जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हमारे पास संपूर्ण जानकारी सभ्यता की नहीं है। क्यों? अगर जानकारी हो जाती तो हम जो उन्होंने लिखा था उसको हम पढ़ पाते तो हमें और इस सभ्यता की और संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती। समझ में आ गया? तो लेखन तो हुआ लेकिन पठन नहीं हुआ और इसे इतिहास में कहा जाता आद्य ऐतिहासिक काल। और इसे नाम दिया जाता है प्रोटो हिस्ट्री। ऐसा इतिहास जिसमें लेखन तो हुआ लेकिन उसको पढ़ नहीं सके, उसे ही नाम दिया जाता सभ्यता के रूप में। किसके रूप में? सभ्यता के रूप में। समझ में आ गई बात? प्रागैतिहासिक काल फिर ऐतिहासिक काल। समझ में आ गई बात? अब यहां पर जब सभ्यता का विकास हुआ तो ध्यान रखिएगा, सभ्यता का विकास के, सभ्यता के जब कालक्रम को हम बांटते हैं तो हम उसका आधार करते हैं धातु के रूप में। किसके रूप में? धातु के आधार पर इसका वर्गीकरण होता है। और जब धातु के आधार पर इसका वर्गीकरण होता है तो हम ये कहते हैं कि फर्स्ट जो धातु थी वो थी तांबा, सेकंड कांसा और थर्ड लोहा। ये तीन हमें सभ्यताओं के विकास के रूप में दिखाई देते हैं। जहां जहां पर जिस प्रकार की धातुओं में दिखाई दी उस प्रकार की संस्कृति आपको देखने को मिलती है। समझ में आ गई बात? तो जैसे हमें तांबा मिला तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किसकी खोज की? तांबे की। तो प्रथम धातु कौन सी थी? तांबा। और तांबे के रूप में जब आप देखते हो तो राजस्थान की बात करें तो अहार संस्कृति आपको दिखाई देगी। महाराष्ट्र की बात करें तो जारवे संस्कृति आपको दिखाई देगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मालवा संस्कृति आपको दिखाई देगी। राजस्थान में और बात करें तो गणेश्वर आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार की जो सभ्यताएं आपको देखने को मिलती है, संस्कृति आपको देखने को, आहार संस्कृति किससे संबंधित थी? ताम्रयुगीन सभ्यता से संबंधित थी। तो मनुष्य ने पहली बार तांबे का प्रयोग किया। जब तांबे का प्रयोग किया तो ताम्रयुगीन संस्कृति आपको देखने को मिलती है। उस तांबे को मिक्स करके टीम के साथ एक धातु बनाई जिसे कांसा कहा गया। क्या कहा गया? और इस कांसे की जो जानकारी हमें प्रारंभिक मिलती है वो मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता।
कांसे की जानकारी, प्रारंभिक जानकारी हमें कहां से मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। समझ में आ गई बात? यह सभ्यता वो सभ्यता मानी जाती है जिसे नगरीय क्रांति के रूप में जाना जाता है, नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नगरीय सभ्यता के रूप में इसको स्वीकार किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता जिसका विस्तार धीरे धीरे देखते चले गए तो लगभग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता को आप बहुत बड़े स्तर पर पढ़ते हो, लेकिन पहले सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने के लिए, पढ़ने से पहले उसके दिमाग में एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो दो तीन चीजें आपके दिमाग में रखनी है। जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की थी। अब सर्वश्रेष्ठ स्थिति कैसी थी? तो आपको कहीं ना कहीं गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलेगी। कैसी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहां पर देखने को मिलती है। दूसरी, मातृ सत्तात्मक, यानी कि परिवार के अंदर माता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर समाज में स्वीकार की गई। मातृ सत्तात्मक सत्ता आपको देखने को मिलती है। तीसरा, नगरीय सभ्यता थी। अब आप पढ़ते हो नगरीय सभ्यता थी तो आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए नगर के बारे में। किसके बारे में? नगर। अब नगर के बारे में क्या है? सड़कें चौड़ी थी, एक दूसरे को काटती थी, सड़क के किनारे पर डस्टबिन थे, दोनों तरफ नालियां थी, मकान बहुमंजिला थे, हर मकान के अंदर किचन और बाथरूम और साथ साथ में कुएं की व्यवस्था थी। बाथरूम जैसी व्यवस्था, शौचालय जैसी व्यवस्था दीवार के, सड़क के किनारे हुआ करती थी, नालियों के साथ में हुआ करती थी। मकान में घुसते समय सामने एक दीवार होती थी जिससे बाहर से कोई चीज अंदर दिखाई नहीं थी, लेफ्ट और राइट रूप में आपको रास्ते दिखाई देते थे। ये कुछ विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। नगर दो भागों में बटा हुआ था, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। आज भी, अब इन सब चीजों को आज की तारीख से जोड़ लो आप। एक मेट्रो या बहुत अच्छी सिटी में ये विशेषताएं देखने को मिलेगी। सड़कें बंद नहीं होंगी, सड़कों के दोनों तरफ क्या होंगी? नालियां होंगी। मकान मुख्य सड़क पर ना खुलकर गली में खुलते हैं। दोनों तरफ डस्टबिन की व्यवस्था थी। समझ में आ गया? नालियां ढकी हुई थी। ठीक है, ये कुछ चैम्बर बने हुए हैं। उसी समय पहले गड्ढे कर रखे थे जिसमें नालियों की गंदगी एक जगह जाकर जमा हो जाती थी। बहुमंजिला मकान आपको देखने को मिलेंगे। पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला आपको देखने को मिलेगा। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीले के अंदर आपको पता है, जो पश्चिमी टीला होता तो वीआईपी होता था, ऊंची जगह पर स्थापित होता था। ठीक है, आज की तारीख में भी आप बात कर लो किसी भी शहर के अंदर, जैसे वर्तमान में मैं जयपुर की बात कर रहा हूं तो जयपुर के अंदर भी, अब जयपुर है दो शहरों के रूप में बसा हुआ है। एक वहां पर सामान्य जनता निवास करती है और एक जहां पर वीआईपी लोग रहा करते हैं, सिविल लाइंस का इलाका। जहां पर आप जाओगे तो चारों तरफ आपको बैरिकेड्स देखने को मिलेंगे। ये व्यवस्था वैसी ही चली आ रही है। वहां पर भी क्या होता था? पश्चिमी टीला ऊंचाई पर स्थित होता था, उसकी सुरक्षा करी जाती थी, उसको खतरे से बचाया जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ उच्च व्यवस्था या उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे, पुरोहित रहा करते थे, समझ में, गणमान्य लोग रहा करते। आज भी वैसी व्यवस्था, एक जगह सामान्य जनता है, ठीक है, और एक जगह पर विशेष है। विशेष को चारों तरफ परकोटे से सुरक्षित किया जाता था। आज भी वैसे का वैसा ही है। आज भी आप जाओगे तो कई बार मैरिज गार्डन के आगे से जाते हो तो मैरिज गार्डन के आगे आप बाहर से देखते हो तो गणेश जी की मूर्ति स्थापित रखी जाती है। अंदर, अब बाहर से आप अंदर की चीज नहीं देख सकते हो, आपको अंदर प्रवेश करके लेफ्ट या राइट रास्ते से ही जाकर आपको पता लगेगा अंदर क्या व्यवस्था है। सेम वही व्यवस्था उस समय घरों के अंदर थी। घर के अंदर घुसते एक दीवार हुआ करती थी, लेफ्ट या राइट से रास्ता होता था। बाहर की बात अंदर, अंदर की बात बाहर की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। वो व्यवस्था आज भी आपको किसी न किसी अलग अलग रूप में देखने को मिलेगी। ये सारी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की। अब आप रटते हो, बाकी तो उसकी विशेषताएं कहां से क्या मिला, किसने खोज करी और क्या मिला, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है। आपके दिमाग में जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता आ जाए, सिविलाइजेशन आ जानी चाहिए कि क्यों मानी जाती है श्रेष्ठ। आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसकी जल निकासी। किसी भी नगर, जब नगर कहा जाएगा जिसके अंदर पानी को, जल की निकासी उचित होती है, वो नगर की श्रेणी में आता है। जहां पर जल की निकासी उचित नहीं होती, जल फैला हुआ नजर आता है, वो व्यवस्था आपको कच्ची बस्ती के रूप में दिखाई देती है। वो आज भी दिखाई देगी, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता था। समझ में आ गई बात। अब यहां के बाद आते लो युगीन सभ्यता। कौन सी? लो युगीन सभ्यता के रूप में हम स्वीकार करते हैं किसको?
वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता यहां पर अब लो युगीन वैदिक कालीन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसी कालखंड के अंदर हमने कहीं ना कहीं लोहे की खोज कर ली। हमारे यहां पर लोहे की खोज हो गई, लोहा मिल गया। उस लोहे को मिलने के बाद इसके लोहे के मिलने का जो समय पीरियड है उसके आधार पर हमने वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट दिया, एक ऋग्वैदिक कालीन, एक उत्तर वैदिक कालीन। समझ में आ गई बात? एक ऋग्वैदिक कालीन और एक उत्तर वैदिक कालीन, दो सभ्यता के रूप में मान दिया। और उसका पैमाना क्या रखा? लोहे से पहले की जो सभ्यता थी उसे ऋग्वैदिक कालीन, और लोहे के बाद की जो सभ्यता थी उसे उत्तर ऋग्वैदिक कालीन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि लोहे की क्या हो गई? खोज हो गई। वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जानकारी का स्रोत हमें वेदों के माध्यम से मिलता है, इसलिए इसका नाम ही क्या रखा गया? वैदिक सभ्यता। एक प्रकार से ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ये शहरी सभ्यता थी और एक कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी। अब जब लोहे की खोज हुई, इसकी लोहे की खोज से यह सभ्यता दो भागों में बंट गई। एक मैंने आपको कहा अभी ऋग्वैदिक कालीन और दूसरी उत्तर वैदिक कालीन। ठीक है, अब ऋग्वैदिक कालीन उत्तर वैदिक कालीन के बीच में क्या था? लोहा। ठीक है, तो आपको ऋग्वैदिक कालीन के अंदर केवल एक ऋग्वेद की जानकारी मिलती है और बाकी तीन वेदों की जानकारी हमें उत्तर वैदिक कालीन में मिलती है। जब लोहे की खोज हुई तो यहां पर देखिए चीजों में बदलाव आया। यहां पर हमको कबीले थे, कबीलों का विकास जन के रूप में हुआ और फिर जन से क्या बना? जनपद, और जनपद से फिर क्या बना? महाजनपद। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद आपको यही देखने को मिलता है अथर्ववेद के अंदर। किसके अंदर? लास्ट का अंतिम वेद है उसके अंदर अथर्ववेद की जानकारी मिलती, जनपद की जानकारी मिलती है, और इसी अथर्ववेद में हमें एक महाजनपद की जानकारी मिलती है जिसे मगध के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपको चीजें देखने को मिलेगी, बड़ा सारा परिवर्तन आपको इस कालखंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कालखंड लगभग उत्तर वैदिक कालीन का लगभग कालखंड माना जाता है 600 BC के आसपास। 600 BC के आसपास एक बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को यहां पर मिलता। अब तक तो एक व्यवस्थाएं चली आ रही थी, लेकिन यहां पर इसमें आमूल चमूल परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये द्वितीय नगरीय क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर बड़ा परिवर्तन देखने को। अब क्या परिवर्तन हुआ उसको समझिए। कांसे से लो पे आ गए, लो से वैदिक कालीन सभ्यता, वेदों की जानकारी मिलती है। लोहे की खोज हो गई, कहां पर? उत्तर प्रदेश, अंतरजी खेड़ा में, एटा में। ठीक है, अब वहां पर जब जानकारी मिलती है तो वेदों की जानकारी मिली, उसके अंदर जन से जनपद और जनपद से महाजनपद की व्यवस्था मिली। एक तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा? महाजनपद। ध्यान रखिएगा, अब आपको एक व्यवस्था देखने को मिलेगी महाजनपद। ठीक है, पहली चीज, महाजनपद के अलावा जो वेद थे, अब जब उत्तर वैदिक कालीन आपको देखने को मिलेगा तो इस उत्तर वैदिक कालीन में क्या व्यवस्था हुई? इस उत्तर वैदिक कालीन के अंदर आपको व्यवस्था देखने को मिलेगी कर्मकांड का प्रभाव आपको देखने को मिला। कर्मकांड का प्रभाव आपको यहां पर देखने को मिला। धीरे धीरे वैदिक कालीन से उत्तर वैदिक कालीन समाज का विकास होने की जगह समाज का क्षरण होना प्रारंभ हो गया। ऋग्वैदिक काल की जो स्थिति थी उच्च स्थिति थी, सामाजिक स्थिति अच्छी थी, आर्थिक स्थिति अच्छी थी, पारिवारिक स्थिति अच्छी थी, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, शिक्षा की स्थिति, सब कुछ अच्छी व्यवस्था के रूप में था। राजा जो था वो राजा युद्ध के समय राजा हुआ करता था, जो कर दिया जाता था वो स्वैच्छिक था। उत्तर वैदिक काल में जस्ट अपोजिट हो गया। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी प्रारंभ हो गई। महिलाओं का उपनयन संस्कार धीरे धीरे बंद होता दिखाई देने लगा। समझ में आ गई बात? राजा जो था, राजा वंशानुगत हो गया, एक के बाद दूसरा राजा व्यवस्था देखने को मिलेगा। जो आगे की वर्ण की व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। यहां पर समाज का कहीं ना कहीं आपको क्षरण देखने को मिलेगा।
कर्मकांड का प्रभाव ज्यादा हो गया, यज्ञ की व्यवस्थाएं ज्यादा होने लगी। जब कर्मकांड का व्यवस्था हो गई तो यहां पर दो ही व्यक्ति हो गए, एक यजमान और एक जजमान। जब यजमान और जजमान आपको देखने को मिलेंगे तो ऊपर के जो दो वर्ण थे, कौन कौन से, एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण, समझ में आ गया। क्षत्रिय और ब्राह्मण जो थे उनका यहां पर आपको ज्यादा प्रभाव देखने को दिखाई देगा, जबकि दो व्यवस्थाएं जो थी, एक वैश्य और एक शूद्र, वो कहीं ना कहीं आपको यहां पर ज्यादा दिखाई नहीं देंगे, उनका समाज में कोई ज्यादा प्रभाव दिखाई नहीं देगा। तो दो उच्च वर्ण जो थे, जो वर्ण व्यवस्था जो थी, अब तक यहां पर जो व्यवस्था थी वो कैसी व्यवस्था थी, वो कर्म पर आधारित व्यवस्था थी। जो जिसमें जन्म लेगा, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसे वर्ण में चला जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक कालीन में जो कर्म की व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित हो गई, और इसी का आगे चलकर जो अपवाद आपको देखने को मिलता है वो जाति व्यवस्था में देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात। अब उत्तर वैदिक कालीन के अंदर जो कर्म की व्यवस्था थी वो कर्म ना होकर जन्म की व्यवस्था हो गई। जो जिसमें जन्म लेगा वो उस कुल का मान लिया जाएगा। और यहां पर दो का प्रभाव आपको ज्यादा दिखाई दिया, किसका, एक क्षत्रिय कुल का और साथ साथ में ब्राह्मण का। जबकि मैंने कहा वर्ण तो चार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो दो जो वर्ण थे, जो दो अलग पीछे छूट गए थे, उनको कहीं ना कहीं यहां पर दिखाई दिया। और यहां पर आपको धार्मिक सुधार दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, धार्मिक सुधार। जब धार्मिक सुधार आपको दिखाई देगा तो इस कर्मकांड के प्रभाव से दूर होकर दो संप्रदायों का उदय हुआ। दो संप्रदाय का उदय हुआ। एक को आप जानते हो बौद्ध के हिसाब से, और एक को जैन धर्म के हिसाब से। बौद्ध संप्रदाय और साथ साथ में जैन संप्रदाय। उस समय इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, मगध वाले क्षेत्र में, अभी बात करेंगे इसके लेकर, ठीक है। दो तीन चीजें एक साथ चल रही हैं, उनमें से एक एक चीज को पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ रहे हैं धार्मिक व्यवस्था को लेकर। कर्मकांड का प्रभाव ज्यादा हो गया, कर्मकांड ज्यादा किया जाने लगा। उसके विरोध स्वरूप दो संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदायों का उदय हुआ, लेकिन दो संप्रदाय ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया और अपना प्रचार प्रसार किया, और बड़े लंबे समय तक, वर्तमान तक उनका कहीं ना कहीं आपको प्रभाव दिखाई देगा। और जो बड़े बड़े भौगोलिक क्षेत्र में क्या हुए, फैले। उनमें दो थे, एक बौद्ध संप्रदाय और एक जैन संप्रदाय। समझ में आ गया। दोनों वेदों के विरुद्ध निकले थे। दोनों को नास्तिक संप्रदाय के रूप में माना जाता है। नास्तिक का मतलब ईश्वर नहीं है, नास्तिक का मतलब था, नास्तिक संप्रदाय के रूप में दोनों है। नास्तिक का मतलब प्रारंभ में, आज हम इसका एक गलत वे लेते हैं कि नास्तिक का मतलब ईश्वर को नहीं मानने वाला, नहीं। नास्तिक का मतलब यह था कि जो वेदों में विश्वास नहीं रखता। एक वेदों में आस्था रखने वाले और एक वेदों में आस्था नहीं रखने वाले। जो वेदों में आस्था नहीं रखते थे उन्हें नास्तिक कहा जाता था, और उस कैटेगरी में दो चीजें आती थी, एक बौद्ध और एक जैन। समझ में आ गई बात। अब बौद्ध और जैन की स्थिति को भी देखिए। अब बौद्ध की स्थिति देखिए, दोनों एक दूसरे के समकालीन, दोनों के उस समय के माने जाते हैं, ठीक है। अब बौद्ध ने क्या किया, बौद्ध ने शूद्र वर्ग को अपने प्रभाव में लिया, और जैन संप्रदाय ने वैश्य को अपने प्रभाव में। ये दोनों के दोनों अब तक जो जिनको स्वीकारित नहीं थी, या स्वीकार तो था लेकिन जिनका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था, उनको कहीं ना कहीं उनमें विश्वास पैदा किया, और दोनों ने अपने अपने उसमें जोड़ लिया। जब जोड़ लिया, दो ऐसे वर्ग जिनको उचित सम्मान प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो दो जो संप्रदाय थे उन्होंने एक एक वर्ग को अपने अंदर शामिल कर लिया, अपने विचारों से शामिल कर लिया, जिसके कारण ये दोनों के दोनों संप्रदाय तो बहुत सारे थे, लेकिन उन संप्रदायों में केवल दो ही संप्रदाय वर्तमान स्वरूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण क्या था, उसका कारण यह था कि उस समय जिन वर्गों की उपेक्षा की गई थी, उन वर्गों को इन्होंने अपने अंदर शामिल किया, उनको स्वीकार किया, और उनका कहीं ना कहीं विकास करने की कोशिश की, जिसके कारण ये दोनों के दोनों संप्रदाय एक साथ खड़े हो गए। समझ में आ गई बात। दोनों का विस्तार हुआ, दोनों ने अपने अपने वर्ग को देख लिया, और इसका कारण ये प्रभाव। एक तो चीज ये आपको पता होनी चाहिए, इनके परिणाम स्वरूप ये आपको देखने को मिले। उसमें भी आप एक चीज और देखने को मिलोगे।
आप इन सब में देखते हो कि ये जो जैन संप्रदाय है वेश से, आज की तारीख में आप बात करेंगे तो भारत के अंदर बहुत कम पॉपुलेशन है, लेकिन भारत के अंदर सर्वाधिक धनवान आपको दिखाई देगा, सर्वाधिक शिक्षित दिखाई देगा और व्यापारी वर्ग के रूप में दिखाई देगा। यह चीज आपको जैन संप्रदाय में दिखाई देगी। उसका कारण उनका वो धर्म, वो संप्रदाय है। अब आपको कि ऐसा कैसे? इस संप्रदाय का मूल जो चीज थी वो थी अहिंसा। अहिंसा ध्यान रखिएगा, मूल आधार जो टिका हुआ है ये, वो किस पर टिका हुआ है? अहिंसा पर। किसी भी प्रकार की हिंसा को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, अब जब किसी भी प्रकार की हिंसा को स्वीकार नहीं करते तो अब तक जो व्यवस्थाएं चल रही थी, वो जो व्यवस्थाएं चल रही थी, वो जो अर्थव्यवस्था चल रही थी, वो कहीं ना कहीं कृषि पर थी। कृषि आधारित आपको दिखाई देंगे। अब जैन संप्रदाय जो था वो कहता था, मैंने कहा अहिंसात्मक, पूर्ण रूप से अहिंसात्मक था। ठीक है, तो उसने क्या व्यवस्था करी? उसने कहा खेतों के अंदर कृषि होगी, हल चलेंगे, जानवर घूमे, तो कहीं ना कहीं जमीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े जो जीव हैं उनकी भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? हत्या हो जाएगी। जब उनकी कहीं ना कहीं आपको हत्या हो जाएगी तो आपने कहीं ना कहीं क्या कर दी? हिंसा कर दी। और मैंने कहा पूरा का पूरा धर्म आधारित किस पर है? अहिंसा पर। तो उन्होंने कृषि को आधार ना बनाकर किसको बनाया? व्यापार को। और व्यापार के लिए वो उन्होंने क्या प्राप्त करी? शिक्षा। शिक्षित हुए और शिक्षा के बाद क्या प्राप्त करी? व्यापार प्राप्त किया। और व्यापार के कारण आज भारत की सबसे समृद्ध अगर कोई वर्ग या कोई संप्रदाय देखने को मिलता, वो जैन संप्रदाय देखने को मिलता। उसका कारण उनकी वो व्यवस्था है। कौन सी? अहिंसात्मक व्यवस्था, जिसके कारण उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी और शिक्षा के बाद उन्होंने व्यापार को प्राप्त किया, क्योंकि कृषि पर वो डिपेंड नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि कृषि करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगी? अहिंसा उनको दिखाई दे रही थी, जिसका परिणाम आपको ही देखने को मिलता है। दोनों को ध्यान रखें। अब इन जैन और बौद्ध के अंदर भी आप दोनों में तुलनात्मक अंतर करें तो ये जो थे ये कठोरवादी थे। इनका जो जीवन था बड़ा कठोर जीवन था, और कठोर जीवन, इनके जो नियम थे बड़े कठोर थे। और कठोरों को, कठोर नियम को अपनाना सामान्य बात नहीं होती, हर कोई इसको अपना नहीं पाता। जबकि बौद्धों के नियम क्या थे? सरल थे, उदारवादी थे, फ्लेक्सिबल थे, मध्यम वर्गीय थे। ना तो ज्यादा शरीर को कष्ट दो, ना शरीर को आराम दो। ये कष्ट पर विश्वास करते थे। ये कहते थे ना तो कष्ट देने की जरूरत है, ना ही आराम दे, बीच का मध्यम मार्ग अपनाया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल था, आसानी से लोगों को अपनाए जा सकते थे, नियम को स्वीकार कर सकते थे, जीवन में उतार सकते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि बौद्ध संप्रदाय बड़े स्तर पर फैल गया, जबकि जैन संप्रदाय धीरे धीरे क्या हो गया? कारण क्या है? उसका कारण भी उन्हीं के अंदर छिपा हुआ। जैसे मैंने कहा वो मजबूत है, शक्तिशाली है, धनवान है, व्यापारिक है, शिक्षित है, उसका कारण भी अहिंसा है। और वो जितने कम रह गए उसका कारण भी वही है। क्यों? क्योंकि उनके जो नियम है वो बड़े कठोर हैं, जिनको अपनाना सामान्य तौर पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैंने कहा इंसान की प्रकृति है, वो हार्ड चीज की जगह, कठोर चीज की जगह आराम पसंद चीजों को ज्यादा पसंद करता है। परिणाम स्वरूप बौद्ध संप्रदाय इंटरनेशनल हो गया, भारत से बाहर बड़े स्तर पर फैल गया, चाइना तक चला गया, समझ रहे। जबकि जैन भारत तक क्या रह गया? सीमित रह गया। उसका एक कारण ये व्यवस्था है। ठीक है, जैन और बौद्ध ये एक चीज हो गई। अब बात करें इसके अंदर दूसरी बात है मगध की। किसकी? ये महाजनपद। कौन सा जनपद? कबीले, परिवार मिलकर कबीले का निर्माण किया। कबीलों से जन, जन से जनपद, और जनपद से महाजनपद। ये एक विकास क्रम आपको देखने को मिलता है। अब इस महाजनपद की बात करें, आज की तारीख में हम इनको क्या कह सकते हैं? आपको सामान्य तौर पर ध्यान रखना, जब भी महाजनपद की बात आए तो समझ लेना आज की तारीख में राज्य की बात करें। जैसे आज की तारीख में भारत में 28 राज्य हैं, उस समय 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती। किसकी? जैन और बौद्ध साहित्य दोनों के अंदर, अगुंतर निकाय में भगवती सूत्र के अंदर इन
महाजनपदों की जानकारी देखने को मिलती है। लेकिन कहते हैं इन महाजनपदों में भी जो 16 महाजनपद थे उसमें हम ज्यादातर एक ही मगध महाजनपद की जानकारी प्राप्त करते हैं। मगध को इतिहास में पढ़ा जाता है, मगध के जो राजा होंगे उसी को पढ़ा जाता है, मगध का जो राजा होगा उसको भारत के राजा के रूप में हम पढ़ते हैं। ऐसा क्या था, ऐसी क्या विशेषता थी? तो बात करें मगध को लेकर, तो मगध की जो परिस्थिति थी, मगध की खासियत सबसे पहली क्या थी? भौगोलिक। पहली चीज भौगोलिक रूप से ये दोआब के क्षेत्र में था, पहाड़ियों से, मैदानों से, नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। और ऐसा क्षेत्र जो भौगोलिक दृष्टि से अगर सुरक्षित हो तो उसे सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र माना जाता है। चाणक्य के अपने सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में कहा है वो राष्ट्र या वो देश सर्वश्रेष्ठ होगा जिसकी भौगोलिक सीमाएं प्राकृतिक होंगी, यानी कि नेचुरल जिसका निर्माण किया होगा, समुद्र से, नदियों से, पहाड़ों से, जंगलों से, वो ज्यादा सुरक्षित माना जाएगा। तो मगध जनपद की जो भौगोलिक स्थिति थी वो उसको क्या बनाती थी? सुदृढ़ बनाती थी। दूसरा, मैंने कहा यहां पर यह व्यवस्था हो गई लोहे की। जब लोहे की खोज हो गई तो लोहे की खोज होने से क्या पैदा हुआ? क्षेत्रवाद। लोहा जो खोजा गया एटा में, उसके बाद आगे वो पश्चिमी बिहार, मगध का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से कौन सा है? पटना और गया वाला क्षेत्र जो है वो मगध के रूप में जाना जाता है। आज की तारीख में वैसी सीमा नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और बिहार का पश्चिमी भाग लगभग मूल रूप से स्वीकार किए जाते थे। किस रूप में? मगध के रूप में स्वीकार किए जाते थे, जिसको मगध कहा जाता था। समझ में आ गया? जब लोहे की उस क्षेत्र में खोज हो गई तो ध्यान रखना, लोहे की खोज हुई तो कुल्हाड़ी बनाई गई। समझ में आ गया? पहली बार हथियार कौन सा बना? कुल्हाड़ी बना। जंगलों को, गंगा घाटी में जंगलों को काटा गया, मैदान बनाए गए। समझ में आ गया? तो वो क्षेत्र सुदृढ़ हो गया, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो गया। जब आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो गया, संपन्नता आ गई, लोहा आ गया, तो सिंपल सी बात है क्या बनाए गए? हथियार बनाए गए। हथियार के साथ साथ क्या बनाएगी? सेना बनाएगी। और जब सेना बनाई गई तो सिंपल सी बात है क्षेत्रवाद या अधिकारवाद शुरू हुआ और अपने अपने क्षेत्रों को शक्तिशाली बनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो उस परंपरा के अंदर सबसे आगे कौन निकल गया? मगध निकल गया। क्यों निकल गया? मगध भौगोलिक दृष्टि से, मगध आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। जो संपन्न था उस क्षेत्र ने अपने आप को सुदृढ़ किया और आसपास के क्षेत्रों को धीरे धीरे विजित करता चला गया और एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में क्या हुआ? विकसित हुआ, जिसका प्रभाव संपूर्ण भारत में आपको दिखाई देता है प्रारंभिक अवस्था में। समझ में आ गई बात? ठीक है। और इसके राजा को भारत के राजा के रूप में क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। मगध का जो राजा होगा वो भारत का राजा होगा, मगध का जो राजा होगा वो सबसे शक्तिशाली होगा। और इसी मगध के राजा के रूप में बैठा हुआ था नंद वंश में घनानंद, और इसी में बाद में आपको देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में आ गई बात? इस मगध के संस्थापक के रूप में आगे चलकर हम पढ़ेंगे। ठीक है, बिंबिसार को माना जाता है, वो बेसिक जानकारी अलग से है, लेकिन पहले मैं बता रहा हूं मगध को पढ़ोगे तो मगध का कारण क्या? मगध की भौगोलिक स्थिति, साथ साथ में मगध की आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को आपको देखने को मिलेगी। उसके कारण मगध क्या बना? मगध एक शक्तिशाली शासक बना। क्या बना? शक्तिशाली महाजनपद के रूप में क्या हुआ? विकसित हुआ। उसका कारण क्या था? यहां पर भौगोलिक और आर्थिक स्थिति, हथियार, लोहे के रूप में। अब आप पिछला जाओ, कांसे से क्या हथियार बनेंगे? तांबे से क्या हथियार बनेंगे? जब तांबे से और कांसे से कोई हथियार ही नहीं बनेंगे तो हमें शांति प्रिय देखने को मिलेगी, क्षेत्रवाद दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे लोहा आया, लोहे ने क्रांति कर दी, लोहे से हथियार बनाए जाने लगी, सेना बनाई जाने लगी, सेना मजबूत की जाने लगी, क्षेत्रवाद का विकास हुआ, अधिक से अधिक क्षेत्र को जीतने की लालसा जागृत हुई और उसी लालसा के अंदर एक मगध महाजनपद का क्या हुआ? विकास हुआ, जिसने संपूर्ण भारत पर क्या किया? शासन किया। मगध के शासक को भारत का शासक स्वीकार किया जाता था। समझ में आ गई बात? अब आज की स्थिति देख लो, अब वर्तमान में जोड़ लो। उस समय भी मगध शक्तिशाली था, आज भी भारत में मगध शक्तिशाली।
समझ में आ गया? आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो यूपी प्लस बिहार, ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठेगा। आज से हजारों साल पहले भी भारत का राजा कौन होगा, ये मगध का जो शासक होगा वही होता था। मगध ही बताता था कि भारत का राजा कौन होगा। और आज भी ये दोनों शक्ति के जो केंद्र हैं, कौन, यूपी और बिहार, यही डिसाइड करते हैं कि दिल्ली की सत्ता पर किसका अधिकार होगा या दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठेगा। तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। स्वरूप में आपको देखने को परिवर्तन दिखाई दे सकता है, उस परिस्थिति में, आज की परिस्थिति में दिखाई दे सकता है, लेकिन सत्ता में आपको कहीं भी परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। 80 सीट उत्तर प्रदेश की और 40 सीट बिहार की, 120 एमपी की जो सीटें हैं वही स्वीकार करती हैं कि दिल्ली में पीएम कौन बनेगा। समझ में आ गया? यानी कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये ध्यान रखेगा। उस समय परिस्थिति आज की सेम वैसी की वैसी आपको दिखाई देंगी। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। आगे चलकर हम मगध के बारे में और पढ़ेंगे और मगध से आगे की हिस्ट्री पढ़ेंगे। बेसिक जानकारी पढ़ने चाह रहे हैं अपने, जिससे एक इतिहास की ओवरऑल हमारे दिमाग में एक संरचना विकसित हो जाए। तो जब भी हम इतिहास पढ़ें तो हमारे लिए इतिहास बड़ा समझने में बड़ा आसान हो जाए। दोबारा से बता रहा हूं, आदि मानव से ज्ञानी मानव का विकास होता है, जिसे होमो सेपियंस कहते हैं। पाषाण काल में, पाषाण काल में कई सारी चीजें थी। प्रारंभिक अवस्था में होमो सेपियंस का उदय, अग्नि की खोज की गई, लेकिन अग्नि का प्रयोग करना नहीं जानता था, इधर उधर घूमता रहता था, किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं करता था। समझ में आ गया? जो चीज मिल गई उसको खा लिया, जो चीज मिल गई उसको ओढ़ लिया, उसको पहन लिया। धीरे धीरे पशुपालन प्रारंभ किया, बाद में कृषि करना प्रारंभ किया। जब कृषि करना प्रारंभ किया तो स्थिर जीवन हो गया उसका, इधर से उधर भटकना उसने पड़ा। चाक की खोज की गई, कृषि खोज की गई, तो कृषि करना प्रारंभ कर दिया। कहीं ना कहीं उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। पाषाण काल, पाषाण काल के बाद में आपको दिखाई देता है इसमें किसी भी प्रकार का लेखन नहीं हुआ। लेखन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसकी जानकारी के स्रोत केवल पत्थर है, इसीलिए हम पाषाण काल या स्टोन एज के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद आती है मानव ने धीरे धीरे सभ्य होना शिक्षित हुआ, तो कहीं ना कहीं सभ्यता विकसित हुई। सभ्यता को हम धातु के आधार पर 3 प्रकार से बांटते हैं, एक ताम्रयुगीन, एक कांस्य युगीन, एक लौह युगीन। ताम्रयुगीन को प्रारंभिक माना जाता है। मनुष्य के द्वारा पहली बार किस धातु का प्रयोग हुआ? तांबे का प्रयोग हुआ। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता या फिर राजस्थान के अंदर आहट सभ्यता। ठीक है, उसके अलावा जारवे संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद मालवा संस्कृति आपको देखने को मिलेगी, रंगपुर संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, गुजरात के अंदर ये सारी कहीं ना कहीं। कांस्य युगीन सभ्यता कांसा था, तांबे और टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा प्रमाण है कांस्य युगीन का। नगरीय सभ्यता थी, जितने भी प्रकार की एक मेट्रो सिटी की जो विशेषता थी वो सारी की सारी सही हमको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। आज भी नगर उसी तरीके से बसाए जाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है लो युगीन सभ्यता। कौन सी? लो की जानकारी जब मिलती है तो हमें वेदों से मिलती है, अयस्क के रूप में इसकी जानकारी मिलती है। इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसको 2 भागों में बांटा गया, एक लोहे की खोज से पहले और एक लोहे की खोज के बाद। लोहे की खोज से पहले वाली को ऋग्वेदिक कालीन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसकी जानकारी का स्रोत केवल और केवल ऋग्वेद है। लोहे की खोज के बाद हमको बाकी के 3 वेदों की जानकारी मिलती है और उसके अंदर हमको कहीं ना कहीं लोहे की जानकारी देखने को मिलती है। वहां पर अथर्ववेद जो मिलता है आपको देखने को मिलता है। ग्रामीण संस्कृति थी, प्रारंभिक अवस्था बहुत उच्च स्तर की थी, समाज में, परिवार में, सबकी, लेकिन शिक्षा में, लेकिन बाद में उनकी स्थिति गण कमजोर होती चली गई। कर्मकांड होने लगा, ज्यादातर प्रभाव दिखाई देने लगा। यज्ञों का, विधि विधान की ज्यादा व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। यहां पर ही हमको ऋग्वेद के अंदर ही जनपद जैसा शब्द दिखाई देता है। मगध जैसे राज्य की जानकारी हमको, महाजनपद की जानकारी हमको देखने को मिलती है। कर्मकांड का जब प्रभाव ज्यादा देखने का, वेदों का बोलबाला हो गया, तो इसके विरुद्ध में बहुत सारे संप्रदाय विकसित हुए। उन संप्रदायों में 2 संप्रदाय बहुत ज्यादा विकसित हो गए, जो वर्तमान स्वरूप में भी आज बचे हुए हैं। 2 संप्रदाय, एक बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय। इन बौद्ध और जैन संप्रदाय ने जो अब तक ऐसा वर्ग जो उपेक्षा रहता, उस वर्ग को स्वीकार कर लिया, उस वर्ग को शामिल कर लिया। तो उन दोनों जो संप्रदाय थे वो एकाएक विस्तारित हो गए और फैल गए। ठीक है, एक ने बौद्ध संप्रदाय के रूप में और एक जैन संप्रदाय के रूप में।
यज्ञ में जो कर्मकांड थे उसमें दो ही वर्गों का प्रभाव था, एक क्षत्रिय और ब्राह्मण और एक क्षत्रिय का। बाकी दो वर्ग जो थे उनमें एक ने बौद्ध धर्म संप्रदाय का उस पर प्रभाव दिखाई देगा और आपको एक जैन संप्रदाय वैश्य का उस पर प्रभाव दिखाई देगा। दोनों उपेक्षाओं वाले वर्ग थे, उनको स्वीकार कर लिया, वो धीरे धीरे क्या हो गए, संप्रदाय उच्च होते चले गए। इन दोनों संप्रदायों में भी जैन संप्रदाय ज्यादा धनवान हो गया, ज्यादा शिक्षित हो गया, ज्यादा समृद्ध हो गया। इसका कारण मैंने कहा वो अहिंसा की स्थिति, कठोरवाद जिसने उन्हें कृषि पर आधारित कर शिक्षित किया और व्यापार में लगाए रखा। लेकिन वो विस्तारित नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? वो इसी संप्रदाय के कारण इनके नियम कठोर थे। इसके मुकाबले बौद्ध जो था वो नेशनल से इंटरनेशनल तक हो गया। उसका कारण था उनका जो संप्रदाय था उसके अंदर जो नियम थे वो आसान थे, मध्यम मार्गी उनको माना जाता है। ना तो शरीर को ज्यादा कष्ट दो ना आराम दो, मध्यम मार्ग। और जो नियम आसान होते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा लोग स्वीकार कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप बौद्ध संप्रदाय जैन की अपेक्षा बहुत ज्यादा फैल गया। ठीक है, उसी व्यवस्था में हमें जनपद देखने को मिला। जनपदों में भी महाजनपद और महाजनपदों में भी एक जनपद को महाजनपद को पढ़ते हैं, मगध को। क्यों पढ़ते हैं मगध को? क्योंकि मगध भौगोलिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से क्या था, संपन्न था। उसका परिणाम ये हुआ कि मगध धीरे धीरे शक्तिशाली हो गया। लोहे की खोज उस क्षेत्र में हो चुकी थी। उसके परिणाम स्वरूप बड़े स्तर पर हथियार बनाए गए, एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया गया और आसपास के क्षेत्रों को विजित किया गया और एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में विकसित हुआ। कौन सा? मगध। जो शक्ति का केंद्र, उसमें सत्ता का केंद्र कौन था? मगध था। उसी का मैंने कहा आज भी सत्ता का केंद्र आपको वहीं पर ही दिखाई देगा। आज के स्वरूप में आपको दिखाई देगा यूपी और बिहार, जो कि संसदीय क्षेत्र के अंदर, भारत के अंदर पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा मेंबर और पार्लियामेंट की सीटें रखते हैं, 80 और 120। और ये 120 सीटें ही डिसाइड करती है कि दिल्ली का प्रधानमंत्री या भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये बेसिक जानकारी हम यहां से पढ़ रहे थे। आजादी अनंत काल से लेकर 8000 बीसी, 4000 बीसी, 2500 बीसी, 1000 बीसी और ये लगभग 600 बीसी, कौन सी 600 बीसी तक का समय हमने पढ़ लिया था। 600 बीसी, ठीक है। अब ये 600 बीसी से आपका प्राचीन भारत या एसेंट हिस्ट्री प्रारंभ हो जाती है, जो लगभग 712 ईस्वी तक देखने को मिलेगी, मोहम्मद बिन कासिम तक। तो अगली क्लास के अंदर हम उस एसेंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे। एसेंट हिस्ट्री से पूर्व की हमने हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। ऐसा इतिहास जिसमें लेखन नहीं हुआ, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। दूसरा जिसमें लेखन तो हुआ लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। और आगे चलकर हम वो इतिहास पढ़ेंगे जिसमें लेखन भी हुआ, जिसको पढ़ा भी जा सका, जिसे एसेंट हिस्ट्री के रूप में जाना जाता। तो एक छोटी छोटी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। इसी तरीके से हम प्राचीन भारत को एक पढ़ने की कोशिश करेंगे, मध्यकाल को एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे और एक आधुनिक काल को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ें तो आपके दिमाग के अंदर एक स्ट्रक्चर, एक खाका हो कि ये अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे 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 इन चीजों को देखने को मिलती है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रारंभिक इतिहास जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है, थोड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर फैला हुआ है, जिसको एक जगह पर इकट्ठा करना लगभग मुमकिन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये इनका संपूर्ण जानकारी इनके बारे में नहीं है। जो भी चीजें हैं वो बिखरी हुई, टूटी हुई आपको दिखाई देंगी। उनको जोड़ने की कोशिश मेयर के द्वारा की गई है, जिससे आपको एक क्रमबद्ध रूप से श्रृंखला दिखाई दे। ये जोड़ने का ही मेरा प्रयास था। मैं कितना सफल रहा ये आप बताइएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर वास्तव में आपको अच्छी लगी और कुछ चीजें समझ में आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।